हाँ, बात आती है मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा वनस्पति अवशिष्ट पदार्थ धीरे धीरे मिलके गलने लग जाते हैं और ये पदार्थ कहलाते हैं मृदा जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृदा जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। बात आती है ह्यूमस, यह एक प्रकार का मृदा में पाए जाने वाला कोलाइड है। क्या है? कोलाइड है। कोलाइड वे तत्व होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। जिस प्रकार आपने पानी में क्या मिला दिया? कोल्ड ड्रिंक मिला दी। कोल्ड ड्रिंक में आपने थोड़ी रेत मिला दी तो वो क्या बन गया? कोलाइड बन गया। क्या बन गया? कोलाइड बन गया। वो क्या कहलाता है? कोलाइड। कोलाइड से कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में सब प्रकार का मिश्रण होता है, वो क्या कहलाता है? कोलाइड कहलाता है। अर्थात देखिए ह्यूमस क्या कहलाता है? ह्यूमस वे तत्व होता है जो मृदा में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या होता है? कोलाइड होता है। और ये क्या करता है? जैविक पदार्थ रूप में अपघटन के बाद में बनता है। और इसका जो रंग होता है मैंने आपको बताया, हंसेगी हंसेगी तो फंसेगी, गहरे भूरे रंग का। कैसा होता है? गहरे भूरे रंग का। अर्थात गहरी फंसेगी। कैसी फंसेगी? गहरी। तो गहरे भूरे रंग का। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमस का रंग कैसा होता है? पेपर में गहरे भूरे रंग का होता है। मृदा में पाए जाने वाला एक प्रकार का कोलाइड होता है। क्या होता है? कोलाइड। आगे चलते हैं। जीवांश पदार्थ के स्रोत। परसों सब्जी लेके आ, परसों सब्जी लेके आ, जंतर मंतर किया। क्या किया? जंतर मंतर किया। तो परसों से पेड़ पौधे, परसों से पेड़ पौधे, हरी से हरी खाद, और सब्जी लेके जंतर मंतर से जंतु स्रोत। अर्थात पेड़, जो आपके जीवांश पदार्थ के दो प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं, पेड़ पौधे और जंतु स्रोत। पेड़ पौधे में दो भाग होते हैं, पेड़ पौधा और हरी खाद। पेड़ पौधे से क्या बनती है? हरी खाद। इस प्रकार जंतु स्रोत से जंतु। जीवांश पदार्थ के संगठन के बारे में बताइए। जीवांश पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ और एक कार्बनिक पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, और एक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अलग अलग होती है। आगे बात करते हैं जीवांश पदार्थ का विच्छेदन। विच्छेदन का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है टूटना, वियोजित होना। क्या होना? बिछड़ जाना। क्या हो जाना? बिछड़ जाना। जब आप किसी से बिछड़ते हो तो मतलब क्या होते हो? आप टूट जाते हो। क्या हो जाते हो? टूट जाते हो। तो जो आपके पदार्थ होता है, अवशिष्ट होता है, उस अवशिष्ट को देखिए, मृदा में जो जीव पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। कौन से जीव पाए जाते हैं भाई? सूक्ष्म जीव। कौन से जीव पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ध्यान दीजिए। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव लगातार जो आपके यौगिक होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ते रहते हैं। किसमें तोड़ते रहते हैं? सरल पदार्थों में। तो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव के द्वारा पेड़ पौधों तथा अवशिष्ट को सरल पदार्थों में विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विच्छेदन कहलाती है। क्या कहलाती है? विच्छेदन कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी के? आपके दो प्रकार के यौगिक कहते हैं, नेत्रजन युक्त यौगिक और नेत्रजन रहित यौगिक कहते हैं। नेत्र का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका आंसू से। आंसू में क्या होते हैं? जल होते हैं। तो ये आपका क्या होगा? जल में विलीय होगा। और नेत्रजन रहित यौगिक अर्थात ये आपका जल में क्या होगा? अविलीय होगा। अर्थात ऐसे यौगिक जो जल में विलीय होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? नेत्रजन युक्त यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो जल में विलीय नहीं होते हैं नेत्रजन रहित यौगिक कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? मृदा विच्छेदन के बारे में बता दिया। मृदा विच्छेदन के प्रक्रम के बारे में देखिए। जो जीव होता है वो मृदा को किस प्रकार से विजित करता है, पादप पदार्थ को किस प्रकार से विजित करता है, उसका प्रक्रम है। उस प्रक्रम की मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है। देखिए, बात आती है कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन के बारे में आती है। तो कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन की जो आपकी ट्रिक होगी, वो ट्रिक क्या कहती है? कि सरल स्त्री थी। कौन सी स्त्री थी? सरल स्त्री थी। और सरल स्त्री ने क्या किया आपको पता है? सरल स्त्री ने हमारे सगाजी लिकाराम जी से लड़ाई करके पड़ोस में बस गई। कहां पे बस गई? पड़ोस में बस गई। सरल स्त्री ने सगाजी लिकाराम से लड़ाई की और कहां पे बस गई भाई साहब? पड़ोस में बस गई। तो से सरल शर्करा, से सरल शर्करा, और स्त्री से स्टार्च, और हमारे से हेमिसेल्यूलोज, और सगाजी से सेल्यूलोज। और वापस देखिए, लड़ाई से लिग्निन, और कहां पे बस गई? पड़ोस से प्रोटीन। तो बात आपकी देखिए कहानी होती है यहाँ पे खत्म। दोबारा देखिए, सरल से सरल शर्करा, सरल से सरल शर्करा होगी। उसके बाद देखिए बाद में स्त्री से स्टार्च हो गया, हमारे से हेमिसेल्यूलोज हो गया, और सगाजी से सेल्यूलोज हो गया। और वापस देखिए, और वापस लिकाराम जी से लड़ाई कर ली, ले से लिग्निन हो गया, और उसके बाद में पड़ोस से प्रोटीन हो गया। यह आपका कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन होता है। पूरा कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन के प्रथम चरण में सरल शर्करा का विच्छेदन होता है, उसके बाद में स्टार्च का विच्छेदन होता है, उसके बाद में हेमिसेल्यूलोज का विच्छेदन होता है, उसके बाद में सेल्यूलोज का विच्छेदन होता है, उसके बाद में लिग्निन का विच्छेदन होता है, और उसके बाद में प्रोटीन का विच्छेदन होता है। तो देखिए, बात करते हैं जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन में प्रभावित करने वाले कारक, पंडित मेरे बाप जी को और मेरी काया और परमात्मा को क्या दो? पोषण दो। एक पंडित है, पंडित से अपन दुआ कर रहे हैं कि हमारा बाप जी, हमारा काया और हमारा परमात्मा का दो पोषण दो। क्या दो? पोषण दो। अब देखिए, बात आती है
पंडित से आपका आ गया पादप पदार्थ, क्या आ गया पंडित से आपका क्या आ गया पादप पदार्थ, मैं से आपका क्या आ गया मर्दा, और बाप जी से आपका क्या आ गया वायु संचार, और उसके बाद में आपके देखिए और वापस काया से आपका क्या आ गया सॉरी मेरे से वापस क्या आ गया मर्दा ताप आ गया, और काया से क्या आ गया कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात आ गया, और परमात्मा से आपका आ गया सॉरी परमात्मा से पीएच आ गया, क्या आ गया परमात्मा से आपका क्या आ गया पीएच आ गया, परमात्मा से आपका क्या आ गया पीएच, और पोषण से आपका क्या आ गया पोषक तत्व है। दोबारा बता रहा हूं, आप एक पंडित के पास जाते हैं, पंडित के पास जाके दुआ करते हैं कि हे पंडित मेरे बाप जी मेरी काया और मेरी परमात्मा को क्या दो पोषण दो, तो पेड़ से आपका पहला पेड़ से क्या आ गया पादप पदार्थ, मैं से मर्दा और वायु से मर्दा नमी आ गई, ठीक है, और वे से वायु संचार आ गया, वापिस मैं से मर्दा ताप आ गया। 5 नंबर पे देखिए 5 नंबर पे आपका क्या आ गया काया से कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात आ गया। कार्बन और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है कार्बन नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद में देखिए परमात्मा से आपका आ गया पीएच और पोषक से आपका आ गया पोषण। ये आपकी ट्रिक होगी किसके द्वारा होगी एसपी सर के द्वारा, आपको याद रहेगा भाई। दोबारा देखिए एक पंडित के पास जाते हैं, उसको 3 चीजों का बोलते हैं, कितनी चीजों का 3 चीजों का, बाप जी का बोलते हैं, काया का बोलते हैं और परमात्मा का बोलते हैं, और क्या बोलते हैं पोषण। तो पे से पादप पदार्थ, में से मर्दा नंबर मर्दा नमी, और वापिस देखिए वहां से वायु संचार, मर्दा ताप और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, और उसके बाद में पीएच, और उसके बाद में पोषक तत्व है। ये टॉपिक आपका होता है जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। विच्छेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी आपका अवशिष्ट है, कोई भी पादप पत्तियां है, उसको सरल रूप में तोड़ना क्या कहलाता है विच्छेदन कहलाता है, क्या कहलाता है विच्छेदन। आगे बात करते हैं, बात टॉपिक आता है आपका कार्बन चक्कर। मर्दा के बाहर भी कार्बन पाया जाता है और मर्दा के अंदर भी क्या पाया जाता है कार्बन। तो मर्दा के बाहर तथा मर्दा के अंदर पाए जाने वाले कार्बन चक्कर का लगातार चक्रण चलता रहता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है कार्बन चक्कर। अर्थात मर्दा के अंदर कार्बन तथा मर्दा के बाहर कार्बन में लगातार परिवर्तन होता रहता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है कार्बन चक्कर कहलाता है, क्या कहलाता है कार्बन चक्कर कहलाता है। कार्बन चक्कर से आगे देखिए आपके पास आएगा अम्यूज के गुणधर्म के बारे में आता है कि बात आती है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। मैंने आपको बताया था बेरुचि के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था बेरुचि के बारे में बताया था। तो बेरुचि से आपको याद रखना है बे से भौतिक गुणधर्म, रे से रासायनिक गुणधर्म और जे से जैविक गुणधर्म। तो आप देखिए भौतिक गुणधर्म में पहले आता है ये गहरे भूरे रंग का यौगिक होता है, उसके बाद में एक इजली प्रकृति पाई जाता है, किसकी होती है एक इजली प्रकृति होता है, उसके बाद में ये नेगेटिव आवेश होता है और ये जल में एविल्य होता है, और जो जल में एविल्य होगा वो क्या होगा अम्ल होगा, क्या होगा अम्ल होगा। उसके बाद में इसमें फैलने तथा सिकुड़ने का क्या पाया जाता है गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक का पहला अक्षर आ रहा है रे से रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है अधिक होती है, इसकी कीट प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है अधिक होती है। प्रकृति में मर्दा में पेड़ पौधों में ह्यूमस होगा तो उसकी उपजाऊपन क्या होगा वो ज्यादा होगा। उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन नंबर पे आता है 3, आता है नहीं आता है, नाइट्रोजन नंबर पे आता है 7, कितने पे आता है 7 और 3 कितने हुए 10, तो 10 अनुपात 1, ये आपकी ट्रिक हो गई 10 अनुपात 1। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात 10 अनुपात 1 पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 2 से 4% होती है, ऑक्सीजन की मात्रा 35 से 40% होती है। देखिए अम्यूज के निर्माण में 3 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट जो आपका प्रोग्राम होता है वो रहता है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, और सेकंड होता है वो होता है रोधी अणु जीव अणु का क्या होता है जीव ऊतक का निर्माण, और थर्ड आपका होता है प्रोटीन मृतिका के संयोजन के द्वारा अम्यूज का निर्माण। इसकी आपके पास ट्रिक क्या होगी कि एक लड़की थी लिस्मा नाम की, लिस्मा पर राधा आंटी पूरी जल के क्या होगी मर गई। तो देखिए आपको याद रखना है कि लिस्मा से आपके पास क्या जाएगा लिस्मा से आपके पास क्या जाएगा लिग्नोप्रोटीनेट, क्या जाएगा लिग्नोप्रोटीनेट, क्या जाएगा लिग्नोप्रोटीनेट, और पर से प्रोटीनेट आ जाएगा। फिर राधा से रोधी आ जाएगा, अंटी से अणु आ जाएगा, ठीक है, जलकर से जीव आ जाएगा, और ठीक है पूरी से प्रोटीन, और वापस मर से मृतिका। इस प्रकार से अम्यूज निर्माण में 3 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, लिग्नोप्रोटीनेट, रोधी अणु और रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण और प्रोटीन मृतिका का संयोजन। देखिए अब टॉपिक आता है अम्यूज का संगठन। क्या टॉपिक आता है आपका अम्यूज का संगठन। अम्यूज के संगठन में क्या पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपका क्या पाया जाता है सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा देखिए आपने उसके बाद में सेल्यूलोज पाया जाता है और उसके बाद में हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है। अगर सेल्यूलोज की जो आपकी मात्रा है
वो 5% पाई जाती है, तो हेमिसल्यूलोज की मात्रा उससे आधी हो जाएगी। तो 5 का आधा लगभग कितना होता है? 3%। लगभग कितना होता है? 3%। तो सेल्यूलोज की मात्रा होती है वो 5 से 12% पाई जाती है, हेमिसल्यूलोज की मात्रा 3% पाई जाती है। नंबर 2 पे इसमें पाया जाता है वसा व वसीय अम्ल पाए जाते हैं। वसा व वसीय अम्ल में देखिए वसा एक ऐसी लड़की थी, एक लड़की थी, तो इसमें इसकी मात्रा होगी वो कितनी होगी? 1 से 1.5% होगी। उसके बाद में लिग्निन और प्रोटीन दोनों का अनुपात क्या पाया जाता है? प्रोटीन में कितने अक्षर है? 3। तो 3 से 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 के बीच में। और रे इसमें क्या आ रहा है? आधा। आधे का मतलब 5, तो 30 से 35 के बीच में। उसके बाद में जो गैसें पाई जाती है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन का अनुपात कितना होता है? सबसे ज्यादा होता है, 50% होता है। उसके बाद में आपका जो हाइड्रोजन का अनुपात होता है वो कितना होता है? 5% होता है। और उसके बाद में जो आपका नाइट्रोजन का परसेंट होता है वो कितना होता है? 5। और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका? 35%। कितना होता है? 35। ये आपका मिश्र संघटन होता है। अगला जो आपका टॉपिक आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपकी बात आती है जीवाश्म पदार्थों में मृदा के गुणों पर। जीवाश्म पदार्थ होते हैं जो अम्यूस होते हैं, जब मृदा में मिलता है तो उसके गुणों पर क्या, उसके प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका पहला आता है मृदा संरचना। जैसे ही जीवाश्म पदार्थ मृदा में मिलाई जाते हैं तो इनकी संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। और इनकी संरचना होती है वो कैसी हो जाती है? दानेदार हो जाती है। कैसी हो जाती है? दानेदार हो जाती है। जल धारण क्षमता, जैसे ही क्या अम्यूस मिलते हैं तो इसमें जल धारण क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। और इसमें वायु का संचार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसमें मृदा का ताप भी क्या हो जाता है? एक टाइम के बाद बढ़ जाता है। लेकिन मृदा के अपरदन में क्या आती है? कमी आती है। और भूपरिष्कृत, मैंने आपको बताया भूपरिष्कृत की मात्रा में क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? और उसके बाद में वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि आपकी क्या होना, जैसे मृदा में वो मतलब वाष्पन करने की क्षमता है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। और ये भूपरिष्कृत की मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी, घटेगी। उसके बाद में उभी प्रतिरोधक क्षमता। उभी प्रतिरोधक क्षमता का मान क्या होगा? प्रतिरोधक मतलब क्या होता है? किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी लवणता में भी क्या होता है? सुधार होता है। लवणता में क्या होता है? सुधार होता है। लवणता में क्या होती है? बढ़ती है। और पोषक तत्वों की मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद में धनायन की क्षमता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और पादपों की वृद्धि क्या होती है? लगातार बढ़ती रहती है। क्या होती है? लगातार बढ़ती रहती है। और लास्ट में आपका आता है जैविक प्रभाव। जैविक प्रभाव में क्या होगा? जीव पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म जीव में क्या होती है? मात्रा में बढ़ती होती है। सूक्ष्म जीव की मात्रा में बढ़ती होती है। ये मृदा में जब ह्यूमस मिलाया जाता है तो इसी तरफ होता है। मोटी चीजें होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन वाष्पीकरण की मात्रा क्या होती है? घटती है। और मृदा अपरदन में क्या आती है? कमी आती है। ये आपका टॉपिक हो गया पूरा। देखिए कार्बन नाइट्रोजन जाती है तो मृदा में कार्बन की मात्रा और मृदा में नाइट्रोजन अर्थात नेत्र में विलीय पदार्थों की मात्रा अर्थात जल में विलीय पदार्थों की मात्रा, ये कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कृषि भूमि के लिए 8:1 से लगा के कहां तक होता है? 15:1 तक होता है। अर्थात कृषि भूमि में कार्बन की मात्रा 15% पाई जाती है और नाइट्रोजन की मात्रा 1% पाई जाती है। उसी प्रकार जो आपके फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधों में कार्बन की मात्रा 20:1 से लगा के 30:1 तक पाई जाती है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बहुत से पौधों के लिए क्या करता है? एक फिक्स पैटर्न निर्धारित करता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के द्वारा ही कि किस खेत में कौन सी फसल लगानी है। वो किसके आधार पर निर्धारण होता है? उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के आधार पर निर्धारित होता है उसका। देखिए कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात का अनेक प्रकार का महत्व होता है। तो मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है, उस अनुपात में वृद्धि हो रही तो मृदा की उपजाऊ तो में क्या होगी? वृद्धि होगी। और मृदा का उपजाऊपन बढ़ेगा तो उसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। और सूक्ष्म जीव की सक्रियता में भी क्या होगी? आपकी वृद्धि होगी। उसी प्रकार से अगर आपकी मृदा के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में कमी हो रही है तो मृदा के अपरदन में क्या, मृदा के उपजाऊपन में क्या होगी? कमी। लेकिन मृदा के अपरदन में क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता में भी इसी प्रकार क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात लगातार स्थिर बना रहता है। लगातार स्थिर बना हुआ है मतलब उसमें उपजाऊपन लगातार क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगर कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात पता है तो हम ये पता कर सकते हैं कि मृदा में कार्बन मिलाना है या नाइट्रोजन मिलाना है। जो मिलाते हैं डीएपी देते हैं तो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है, क्या है? कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है। देखिए मृदा के अंदर जड़ों में क्या पाया जाता है? मृदा के अंदर पेड़ पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और बाहर वायुमंडल में भी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इन दोनों के बीच में लगातार क्या रहता है? क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? कभी कम होती है, कभी क्या होती है? ज्यादा। मृदा के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, बाहर वायुमंडल में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ये पेड़ पौधे यहाँ से अंदर बाहर से लेते हैं और ये कहाँ पहुंचता है? मृदा में। और मृदा से ये फिर क्या पहुंचता है? तने में पहुंचता है, जड़ के माध्यम से। ठीक है। इस प्रकार मृदा के अंदर नाइट्रोजन अर्थात जड़ों के द्वारा तथा मृदा के बाहर नाइट्रोजन वायुमंडल के द्वारा, इन दोनों में लगातार क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन को क्या किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रोजन चक्र के नाम से जाना जाता है। बात आती है आपकी स्थिरीकरण, खनिजन और अमोनिया के बारे में बात आती है। और उसके बाद नाइट्रीकरण और विनाइट्रेट के बारे में आती है। तो आपके पास ट्रिक है। ट्रिक ये दे रखी है आपने कि सगाजी, और सगाजी का नाम क्या था? भुगानजी। क्या नाम था? भुगानजी। तो देखिए सगाजी का नाम क्या था? भुगानजी। और भुगानजी और क्यूजी। तो भुगानजी और क्यूजी कहां पे जाते हैं भाई? ध्यान दीजिए, भुगानजी और क्यूजी
नए नए नाई के पास जाते हैं रोजाना। कहाँ जाते हैं? नए नए नाई के पास जाते हैं और विनाश रूपी कटिंग करवाते हैं। और उनके साथ एक लड़का होता है अमित। कौन होता है? अमित। तो देखिए सगाजी से स्त्रीकरण, से स्त्रीकरण। आगे देखिए बात यही खत्म नहीं होती। भूगांजी, भूमि में क्या पाए जाते हैं? खनिज। क्या पाए जाते हैं? खनिज। तो खनिज से खनिजन, खनिज से खनिजन। आगे बात करते हैं देखिए। और देखिए बात यही खत्म नहीं होती। अमित से अमोनीकरण, अमित से आपका क्या जाएगा? अमोनीकरण। और नए नए से नाइट्रीकरण, नए नए से क्या जाएगा आपका? नाइट्रीकरण। आगे देखिए कहानी यही खत्म नहीं होती है। और विनाश रूपी कटिंग करवाते हैं, बाड़ू की जो दुर्दशा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाड़ू की दुर्दशा। तो विनाश से विनाइट्रीकरण। क्या आ गया आपका? विनाइट्रीकरण आ गया। क्या आ गया? विनाइट्रीकरण। सगाजी, भुगांजी, थ्यूजी और अमीजी नए नए नाई से विनाश रूपी कटिंग करवाते हैं। सगाजी से स्त्रीकरण, सगाजी से स्त्रीकरण, भूगांजी से भूमि, भूमि में क्या पाए जाते हैं? खनिज। तो खनिज से खनिजन, अमीजी से अमोनीकरण, नए नए से नाइट्रीकरण, विनाश रूपी से विनाइट्रीकरण। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक होता है पूरा। ये मर्दा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। उसमें आता है जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। आपकी ट्रिक हो गई, जिज्जा ने एक्टिव माइंड से सिटी के कवकू को, जिज्जा ने एक्टिव माइंड से सिटी के कवकू को कहां पे भेज दिया भाई? शत्रु बनकर कहां भेज दिया? परदेश भेज दिया। तो जिज्जा से आपका जाएगा जीवाणु, जिज्जा से आपका क्या जाएगा? जीवाणु। एक्टिव से आपका क्या जाएगा? एक्टिनो। और माई से माई, और सिटी से सिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज आ गया। कवक से आपका क्या आ गया? कवक आ गया। शत्रु से आपका क्या आ गया? शैवाल आ गया। पानी क्या आ गया? शत्रु से शैवाल। और परदेश से आपका क्या आ गया? प्रोटोजोआ। कहां भेज दिया? परदेश भेज दिया। जिज्जा ने एक्टिव माइंड से कवकू को शत्रु बन के परदेश भेज दिया। जिससे जीवाणु, एक्टिव से एक्टिनोमाइसिटीज, और उसके बाद में कवक से कवक, शत्रु से शैवाल और परदेश से प्रोटोजोआ। ये जीवाणु विभिन्न प्रकार की मतलब क्या पाए जाते हैं? अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसिटीज जब बरसात होती है, जब क्या होती है? बरसात होती है। मैंने आपको बताया मेरे कपड़े सील दो, एक्टिनोमाइसिटीज। ये देखिए ट्रिक देखिए आप, इसकी ट्रिक क्या बोलती है भाई साहब? ट्रिक क्या बोलती है? तो माई मतलब मेरे, और सील दो, कपड़े सील दो। कपड़े कौन सिलता है भाई? तो मेरे कपड़े सील दो। ठीक है, तो मेरे कपड़े सील दो। तो आपको पता है जब बरसात होती है तो मिट्टी में जो खुशबू आती है, ये मर्दा में जो बरसात के समय जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है? एक्टिनोमाइसिटीज। मर्दा में बरसात के समय खुशबू किसके कारण आती है? एक्टिनोमाइसिटीज के कारण आती है। ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो प्रकार के जीवाणु होते हैं, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एक तो आपका होता है ग्रंथि का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्रंथि का निर्माण होता है। इस ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है कि वायुमंडल में कुछ प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उन पेड़ पौधों की जड़ें कैसी होती है? दानेदार होती है। कैसी होती है? दानेदार होती है। ये जैसे ही वायुमंडल से क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन लेते हैं। अनेक प्रकार की दानेदार सस्यों का निर्माण करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रंथि कहा जाता है। अब बात करते हैं असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो प्रकार के होते हैं जीवाणु। एक होता है वाहजीवी और एक आपका क्या होता है? अवाहजीवी। वाहजीवी मतलब क्या हो गया? उसमें वायु क्या पाई जाएगी? वो वायु की अनुपस्थिति में क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। अवाहजीवी जीवाणु वह जीवाणु होते हैं जो वायु की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके अपने शरीर को क्या बनाते हैं? पुष्ट बनाते हैं। इसमें परिणहित पाया जाता है। अवाहजीवी जीवाणु वो होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या कहलाते हैं? अवाहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। अर्थात एक्टिनोमाइसिटीज है वो कौन सा है? वाहजीवी है। आपका कैसा है? वाहजीवी है। और अवाहजीवी जीवाणु कैसे होते हैं? ए से अनुपस्थित, ए से अभाव या कमी, और किसकी? वाह से वायु। अर्थात ऐसी यौगिक जिनमें वायु की कमी पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? अवाहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। इस प्रकार से आपका जो लेसन होता है वो क्या होता है? आपका लेसन होता है एंड। मैंने जितना भी लेसन है आपको किससे करा दिया है? ट्रिक से करा दिया है। और आपका अगला लेसन जल्द आपके शुरू हो जाएगा।